ठीक है। तो अब है चैप्टर 7 दैट इज़ नाइक्विस्ट प्लॉट। ठीक है, तो नाइक्विस्ट प्लॉट का ये पहला लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें मैं बेसिकली समरी टाइप ऑफ करूँगा। लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 तीनों एक ही लेक्चर है। बेसिकली नाइक्विस्ट का इंट्रोडक्शन, स्टोरी और बेसिक नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी फार्मूला जो है वो डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे पोलर प्लॉट। पोलर प्लॉट क्या था? वो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस था। ठीक है, कि OLTF का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हम लोग प्लॉट करते थे और उसी को हम लोग पोलर प्लॉट बोलते थे। ठीक है, और OLTF का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैसे करते थे? तो बेसिकली OLTF का मैग्नीट्यूड और एंगल को हम लोग फ्रीक्वेंसी प्लेन, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी प्लेन क्या है? एस प्लेन का ही तो एक पार्ट है, तो फ्रीक्वेंसी प्लेन पे हम लोग प्लॉट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगा। नाइक्विस्ट प्लॉट क्या है? तो यहाँ पे भी तुम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ही प्लॉट करोगे। बस डिफरेंस ये है कि पोलर प्लॉट में फ्रीक्वेंसी जो है सिर्फ पॉजिटिव हम लोग वैरी करवाते थे, डैट इज़ 0 से इन्फाइनाइट। नाइक्विस्ट में फ्रीक्वेंसी जो है माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट बनता है। ठीक है, और यही चीज़ का जब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस तुम प्लॉट करते हो तो ये 4 स्टेजेस में प्लॉट होता है। ठीक है, 4 स्टेजेस में तुम फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हो, क्योंकि ये जो माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट है ये ऐसे ही नहीं कि एक बार में कर दोगे, 4 स्टेप लगता है करने में। ठीक है, और चारों स्टेप कौन सा है तो मैं ब्रीफ सा हिंट दे देता हूँ। देखो, चारों स्टेप में पहला स्टेप आता है पोलर प्लॉट ड्रॉ करना, दैट इज़ सेक्शन 1 जिसको बोलते हैं पोलर प्लॉट। दूसरा स्टेप आता है पोलर प्लॉट का मिरर इमेज बनाना, जो कि होता क्या है कि उसका रियल एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया, दैट इज़ मिरर इमेज ऑफ पोलर प्लॉट। तीसरा जो इमेज होता है तीसरा जो स्टेप होता है वो जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन, जो कि ऑरिजिन के पास इंसर्कलमेंट शो करता है। ठीक है, और जो चौथा स्टेप होता है वो इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन, जो कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट बनता है। ठीक है, तो ये चारों स्टेप मिला के नाइक्विस्ट प्लॉट तुम्हारा बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। अब इसको तुम देख के कुछ मत समझना, ये बस एक डमी है। ठीक है, जो 4 पार्ट को बताया। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया ऑरिजिन के पास वाला, तीसरा पार्ट ये और चौथा पार्ट ये। ठीक है, अब कोई ज़रूरी नहीं कि कोई कौन सा पार्ट कहाँ है। पोलर प्लॉट कैसा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन ही हो। ठीक है, ये इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा सर्किल हो, कुछ हो सकता है। ठीक है, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। अब आता है दूसरा, पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट कि पोलर प्लॉट में हम लोग OLTF का ही फ्रीक्वेंसी रिस्पांस करते थे, तो यहाँ पे भी OLTF का ही फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्लॉट हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी OLTF का ही फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्लॉट हुआ। जैसा मैंने बताया, इस सारे स्टेप में देखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन है जो कि एक OLTF है, और इसी का तुम पोलर प्लॉट बनाओ करोगे, और उसी का पोलर प्लॉट से तुम मिरर बनाओगे, और फिर इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी उसी से डिराइव होता है। ठीक है, तो ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये सब सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल समझने के लिए। एक बार तुम समझ गए तो उसके बाद इसका कहानी ख़त्म। ठीक है, नाइक्विस्ट प्लॉट OLTF से ही बनता है। अब दूसरा बात समझने के लिए, ये क्या है तो बेसिकली देखो, ये OLTF है। OLTF तुम्हारा क्या होता है? तो OLTF क्या होता है? गेन ही होता है ना। ये CLTF है, जिसमें ये क्या होता है, इसी को हम लोग OLTF बोलते हैं अगर तुम्हारा यूनिटी फीडबैक है तो। यही तुम्हारा OLTF होता है। तो इसको कैसे लिखोगे? इसको हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हैं, और के क्या होता है? गेन। ठीक है, तो अब अगर इसी चीज़ को तुम CLTF में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? G/1 + G, यही फॉर्मूला होता है। तो ये चीज़ जब ऐसे करोगे तो फाइनली तुम्हारा ये बन जाएगा। अब यहाँ पे न्यूमरेटर के रूट्स को जीरो कहते हैं, डिनोमिनेटर के रूट्स को पोल कहते हैं। ठीक है, सारा चीज़ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है CLTF का? तो बेसिकली जो डिनोमिनेटर होता है उसी को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो गया? 1 + GS। अब देखो, पोलर प्लॉट में हम लोग क्या करते थे, रूट निकालने के लिए 1 + GS = 0 करते थे। ठीक है, तो इसको जब सम करोगे तो ये फाइनली तुम्हारा 0 होके ख़त्म हो जाता था। तो हम लोग कहते थे बस ये। लेकिन अगर तुम सिंपल 1 + GS करोगे, 0 से इक्वेट नहीं करोगे, तो ये तुम्हारा एक फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, इसका भी एक पोल होगा और इसका भी एक 0 होगा। ठीक है, अब ये रिलेशन ऐसा होता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का 0 तुम्हारा CLTF का पोल होता है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का डिनोमिनेटर तुम्हारा OLTF का पोल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि देखो, स्टेबिलिटी हम लोग का कौन देता है? क्लोज सिस्टम का स्टेबिलिटी तुम्हारा हम लोग को CLTF से मिलता है, और CLTF का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तुम्हें स्टेबिलिटी देता है। कहने का मतलब CLTF का पोल हमें स्टेबिलिटी देगा, और वही सेम पोल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। कहने का मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का 0 तुम्हारा सिस्टम का स्टेबिलिटी डिफाइन करता है। ठीक है,
तो नोट करने वाली बात बस ये है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जीरो तुम्हारा स्टेबिलिटी डिफाइन करता है। ठीक है, ठीक है। तो अब नाइक्विस्ट प्लॉट का जो फॉर्मूला है वो डेरिवेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो डेरिवेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे ही फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का न्यूमरेटर ही हमें जीरो देगा और जीरो ही स्टेबिलिटी बताता है सिस्टम का। ठीक है, तो पूरे नाइक्विस्ट प्लॉट में हम लोग अब नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब ये डिराइव कैसे हुआ तो भाई इसमें लिखा हुआ नहीं है, दूसरा कॉपी में मैंने लिखा है। ठीक है, ये स्टोरी ऑफ नाइक्विस्ट प्लॉट, ये लेक्चर 3 ये तुम्हारा कंप्लीट डेरिवेशन है इस फॉर्मूला का। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से मैंने लिखा है। अगर क्लोज सारा ये जो बोल्ड पॉइंट है ये मेन पॉइंट है, इसमें आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, तो ब्रीफ में मैं बता देता हूँ। देखो ये क्लोज सिस्टम है, ये फॉरवर्ड गेन है, ये अगेन वही चीज़ रिपीट किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैंने एक एग्जांपल क्वेश्चन लिया है, दैट इज़ ये मान लो एक OLTF है। ठीक है, जो कि दिया हुआ है। ठीक है, अब इस लेक्चर में हमें मतलब डेरिवेशन कैसे किया जाता है, तो डेरिवेशन में एक वर्ड आता है दैट इज़ नाइक्विस्ट कॉन्टूर। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा नाइक्विस्ट कॉन्टूर बनाना, और नाइक्विस्ट कॉन्टूर बनाने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप होता है इनसर्कलमेंट बनाना। ठीक है, तो नाइक्विस्ट कॉन्टूर क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, तो देखो OLTF का जो तुम्हारा पोल होता है, पोल को हम लोग क्या करते हैं, पोल को हम लोग एस प्लेन पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, एस प्लेन पे पोल को प्लॉट कर दो, दैट यहाँ -2 है तो ये +2 आएगा। तो ये +2 में ये कौन सा है, रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस में आएगा पोल इसका, तो मैंने प्लॉट कर दिया। अब नाइक्विस्ट कॉन्टूर क्या होता है कि इसके आसपास हम एक क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये क्लोज्ड सरफेस मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसी को हम लोग नाइक्विस्ट कॉन्टूर बोलते हैं। अब नाइक्विस्ट कॉन्टूर ड्रॉ करने का कोई लॉ नहीं है, तुम कैसे भी आड़ा तिरछा कोई शेप में ले सकते हो, लेकिन हमें तो भाई कैलकुलेशन करना है, तो एक ऐसा शेप लेते हैं जो कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ठीक है, स्क्वायर शेप में एक कर लिए, इससे एक डिस्टेंस इधर एक डिस्टेंस इधर करके एक स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक है, और ये स्क्वायर क्लोज्ड सरफेस है, समझ लो एक रास्ता हमने बना दिया। ठीक है, ये वॉल्यूम नहीं है, ये मान लो रास्ता बना दिया, तो उस रास्ता का कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा ही ना। तो मान लो मैंने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन से एज्यूम कर लिया और मान लिया कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, हमारा आइडिया क्या है, हमारा टारगेट है कि हमें बस इसको क्लोज करना है, मतलब एक क्लोज्ड पाथ बनाना है। ठीक है, तो हमने एक क्लॉकवाइज, अब देखो हमेशा क्लॉकवाइज ही होता है। ठीक है, नाइक्विस्ट कॉन्टूर हमेशा क्लॉकवाइज ही एज्यूम किया जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों, तो भाई इसका नियम है, कोई इसमें क्वेश्चनिंग वाला बात ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या है कि ये सारा पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट को तुम इसमें रखो, दैट इज़ G(s) में, और हम इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैसे निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड और एंगल से। ठीक है, तो ये सारा कोऑर्डिनेट जो है A B C, ठीक है, ये सारा कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे पुट कर दिए और इसका मैग्नीट्यूड निकालें। मैग्नीट्यूड कैसे होता है, अंडर रूट रियल अपॉन, देखो ये तो एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, S = क्या J होगा, ये पोलर प्लॉट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो S = J, और S के जगह पे तुम अगर ये डालोगे तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनेगा। उस कॉम्प्लेक्स का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, और एंगल होता है tan 1 इमेजनरी अपॉन रियल। तो जैसे पोलर प्लॉट में करते थे सेम वही करना है। ठीक है, अब ये देखो ये बहुत ही सिंपल है तो इसका आसानी से हो जा रहा है, लेकिन मान लो इस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता तो इसको हम लोग रियल और इमेजनरी अलग करने के लिए इसको रेशनलाइज करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन नाइक्विस्ट में यूजुअली वैसा आता नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो हमें मैग्नीट्यूड और एंगल मिल गया। अब ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, अब इसको हमें प्लॉट करना है। कैसे, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये मैग्नीट्यूड इतना एंगल पे प्लॉट होगा। तो मान लो एक पॉइंट ले लो, A पॉइंट, इसका मैग्नीट्यूड 1/√2 है, ये मैग्नीट्यूड -135 डिग्री पे प्लॉट होगा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट का -135 यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये मैंने प्लॉट कर दिया। ठीक है, वैसे ही तुम्हारा सारा मैग्नीट्यूड को प्लॉट करते जाओगे। ठीक है, तो हमें क्या दिखेगा कि ये जो पाथ बन रहा है ये भी एक क्लोज्ड सरफेस हुआ, पहली बात। दूसरी बात, ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब ये जो रेड लाइन आया इसी को बोलते हैं इनसर्कलमेंट। क्यों, क्योंकि ये ऑरिजिन को कम्प्लीटली सर्कल बना दिया है, मतलब कम्प्लीटली क्लोज कर लिया है, क्लोज पाथ बना दिया है, तो इसीलिए को बोलते हैं इनसर्कलमेंट। किसको ये इनसर्कल कर रहा है, तो ऑरिजिन को। ठीक है, और कैसा डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है,
ठीक है, समझ गए। इसको नाइक्विस्ट कॉन्टूर बोलते हैं और इसको इंसर्कलमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात समझने का चीज़ क्या है कि ये जो क्वेश्चन था इसमें जीरोज़ एक भी नहीं था, सारा का सारा पोल था, ठीक है। तो कंक्लूज़न हमारा क्या मिला कि पोल का इंसर्कलमेंट जब हम लोग बनाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज आता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे जीरो होता तब क्या करते, तो सेम क्वेश्चन को हमने जीरो ले लिया, ठीक है। दैट इज़ देखो क्वेश्चन हमने रिवर्स कर दिया। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में s-2 है, डिनोमिनेटर 1 है, इसका मतलब ये अब जीरो हो गया। तो अगेन तुम वही करोगे, कॉन्टूर बनाओगे, ठीक है। अब ये कॉन्टूर तो तुम्हारा सेम ही होगा। अब डिफरेंस क्या होगा कि ये जो पोल था अब यहाँ पे जीरो आ गया। तो जीरो को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, शून्य से, ठीक है। पोल को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो तुम्हारा सेम पॉइंट हुआ, इसके आसपास हमने एक कॉन्टूर बना लिया और ये क्लॉकवाइज, कॉन्टूर हमेशा क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। अब इसका हर एक पॉइंट को मैंने जी ऑफ एस में पुट किया और इसका मैग्नीट्यूड और एंगल निकाला तो हमें ये बिहेवियर मिला, ठीक है। अब देखो मान लो एक पॉइंट उठा लो तो ये इसका मैग्नीट्यूड √2 है जो कि एंगल 135 पे है, ठीक है। तो एंगल 135 ये होगा, पॉजिटिव है, तो ये तुम्हारा पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो अब ऐसे ही करके सारा पॉइंट हम करते गए तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन आया कि पहला बात ये भी एक इंसर्कलमेंट कर रहा है, मतलब ये ओरिजिन को पूरी तरह से क्लोज सरफेस कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज पैटर्न में हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्टूर बनाए थे ये भी क्लोज सरफेस था, तो क्लोज सरफेस का कोई ना कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो हमने क्लॉकवाइज माना। तो और इसी के ऑर्डर में जब हम प्लॉट करते गए तो हमें क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट दिखा। तो इसका कंक्लूज़न क्या होता है कि अगर तुम्हारा OLTF में जीरो सिर्फ है तो जीरो के कारण इंसर्कलमेंट क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, ठीक है। कंक्लूज़न, फाइनल कंक्लूज़न क्या हुआ कि अगर तुम्हारा OLTF का पोल है, पोल के कारण जो इंसर्कलमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा और जीरो के कारण जो इंसर्कलमेंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। इसको पूरी एकदम अच्छी तरह से याद रख लो, ये नहीं भूलना है। और कॉन्टूर जो होता है वो हमेशा क्लॉकवाइज होता है, ये कभी भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता है, ठीक है। ये नियम है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आता है इंसर्कलमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। तो इंसर्कलमेंट का फॉर्मूला होता है n, ठीक है। n = p-z, ये इंसर्कलमेंट का फॉर्मूला है, जहाँ पे p क्या है, p तुम्हारा नंबर ऑफ पोल्स ऑफ OLTF, ठीक है। OLTF में टोटल नंबर ऑफ पोल्स माइनस OLTF का टोटल नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू इंसर्कलमेंट, ठीक है। अब ये इस फॉर्मूला का क्या मतलब हुआ, कौन सा पोल कौन सा इंसर्कलमेंट, ये भी पता नहीं है, ठीक है, आगे पता चल जाएगा। एक और बात देखो, तुम्हारा पोल दैट इज़ डिनोमिनेटर में जो होता है वही स्टेबिलिटी डिफाइन करता है, किसका, CLTF का। हम बस ये कह रहे हैं कि पोल ही तो स्टेबिलिटी डिफाइन करता है ना। अब बात अलग है कि ये OLTF, अभी मत ध्यान दो, अभी बस ध्यान दो कि पोल तुम्हारा स्टेबिलिटी डिफाइन करता है। तो हमें ये जो इंसर्कलमेंट का फॉर्मूला है ये बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारा पोल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गया, ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। ये जो है दो क्लॉकवाइज हुआ था, पोल का तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज और जीरो का क्लॉकवाइज। पोल स्टेबिलिटी डिफाइन करता है, इसीलिए इंसर्कलमेंट का जो फॉर्मूला है वो तुम्हारा पोल वाला ही केस को लेके बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये एंटी क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सर ने क्या लिखा है, नाइक्विस्ट कॉन्टूर ऑलवेज क्लॉकवाइज, और ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, ये डिफ़ॉल्ट कंडीशन है, ठीक है। यही चीज़ हुआ, दैट इज़ कॉन्टूर जो है, कॉन्टूर हमेशा क्लॉकवाइज होता है और इस कॉन्टूर से बनने वाला पोल एंटी क्लॉकवाइज इंसर्कल करता है, इसीलिए ये जो फॉर्मूला है ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। अब ये क्लॉकवाइज जब होगा तो अलग बाद में बता देंगे, अभी के लिए बस ये फॉर्मूला देखो, ठीक है। ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये हमेशा याद कर लो, ठीक है। अब देखो अब क्या है, ये तो तुम्हारा जनरल फार्मूला हो गया, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ पोल्स, टोटल नंबर ऑफ जीरोस ऑफ OLTF, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम लोग नाइक्विस्ट प्लॉट करेंगे, नाइक्विस्ट का ग्राफ बनाएंगे और इसका स्पेशलाइज्ड फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला यही रहेगा, बस ये जो डेफिनेशन है वो चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो देखो तुम्हारा एक क्वेश्चन लिए, ठीक है, और जो 4 स्टेप मैंने बताया था स्टार्टिंग में वही 4 स्टेप तुम्हें यहाँ फॉलो करना है, ठीक है। पहले इसका पोलर प्लॉट करोगे, अगर तुम इस वाले डेरिवेशन स्टाइल से जाओगे तो सबसे पहले क्या करना है, इसका ये क्या है, ये OLTF है, तो इसका एक कॉन्टूर बनाना है। तो इसका देखो -2, हाँ एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, दैट इज़
देखो ये जो तुम्हारा कॉन्टूर बना है ना, ये तुम्हारा एस प्लेन पे बना है, ठीक है, सिग्मा जे ओमेगा, ये एस प्लेन है, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, जे सिग्मा, ये जे ओमेगा, ठीक है। लेकिन जो इसका इंसर्कलमेंट हुआ है ये तुम्हारा जी ऑफ एस प्लेन है, ठीक है। जी ऑफ एस प्लेन क्या होता है, तो ये भी वही चीज़ है, ये रियल है, ये इमेजिनरी है, ये तुम्हारा ऑरिजिन है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़े कि तुम्हारा नाइक्विस्ट प्लॉट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस में ही इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जीरो ही स्टेबिलिटी डिफाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 1 प्लस जी एस प्लेन चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखाता है, देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस जी एस लिखाता है, तो हमारा जो प्लेन होगा वो 1 प्लस जी एस प्लेन होगा, ठीक है। अब जी एस प्लेन क्या होता है, तो वही एस प्लेन को हम लोग जी ऑफ एस प्लेन बोल रहे हैं, ठीक है। सब कुछ सेम है, बस नाम कोई भी रैंडम नाम जी ऑफ एस या एक्स ऑफ एस या वाई ऑफ एस कोई भी बोल दो। और ये 1 ऐड करने का मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली तुम्हारा सिग्नल एंड सिस्टम का पार्ट है, जहाँ पे 1 ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि पूरा ग्राफ लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाएगा एक यूनिट से, ठीक है, ये उसका मतलब हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑरिजिन यहाँ पे है ये एक्चुअली ये ऑरिजिन है ही नहीं, मेन जो जी ऑफ एस प्लेन का ऑरिजिन यहाँ पे शिफ्ट कर गया है, ठीक है। तो यही उसका मतलब हुआ। तो ये तुम्हारा एक जी ऑफ एस प्लेन है, ठीक है। अब ये तुम्हारा ये 1 प्लस जी एस प्लेन नहीं है, इसका 1 प्लस जी एस प्लेन हम बनाएंगे, अभी नहीं बनाया है, ठीक है। तो अब वही तुम्हारा इस क्वेश्चन में बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये तुम्हें दिया हुआ है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें निकालना है, तो सबसे पहले सी एल टी एफ, और सी एल टी एफ का के बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है, 1 प्लस जी ऑफ एस कर दूँ तो ये मिल गया। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें ऐसे फ्रैक्शन में मिल गया। तो इसका हमने क्या बनाया, पोल्स को ड्रॉ किया, पोल्स और जीरो को ड्रॉ किया, और इसका एक इंसर्कलमेंट बनाएंगे, और ये इंसर्कलमेंट का जो पॉइंट है उसको इस पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो उसको इस पर जब प्लॉट करके जब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बनाए, मतलब ओ एल टी एफ का मैग्नीट्यूड और एंगल निकालें, तो हमें कुछ ऐसा मिला फिगर, ठीक है। तो ये जो है ये तो सर्किल को ये ऑरिजिन को तो इंसर्कल नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो ये बस बताने का के लिए था कि सारा जो है इंसर्कलमेंट ऑरिजिन के अक्रॉस नहीं होता है, ठीक है। ये वाला पेज छोड़ दो यार, उतना उतना ये वाला जो एग्जांपल था इसमें कुछ खास नॉलेज था नहीं, ठीक ना। अभी आ जाओ इस पे, ये तुम्हारा क्या है, ये बेसिकली नाइक्विस्ट प्लॉट कैसे किया जाता है वो सीख रहे हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, ये नाइक्विस्ट प्लॉट नहीं, इसमें हम लोग सीख रहे हैं कि 1 प्लस जी ऑफ एस प्लेन कैसे बनाएं वो सीख रहे हैं, ठीक है, कैसे तुम्हारा शिफ्ट हुआ वो सब चीज़, ठीक है। तो इसमें देखो ये तुम्हारा जी ऑफ एस है, ओ एल टी एफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का पोलर प्लॉट कैसे बनाओगे, तो सिंपल है, इसका मैग्नीट्यूड और एंगल निकालो, जीरो से इन्फाइनाइट रेंज कराओ, ये पोलर प्लॉट आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, बेसिकली मैग्नीट्यूड का 2 वैल्यू आएगा ना, तो वही चीज़ है और क्या। अब इसको अगर हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, क्यों, क्योंकि 1 प्लस जी एस हमें करना है, नाइक्विस्ट जो है तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे ही बेस्ड होता है। तो 1 प्लस जी एस करोगे, इसका मतलब इसको एक यूनिट इधर शिफ्ट करना है। तो ये देखो 0.5 से लेके 1 तक है, तो इसको अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये देखो कुछ ऐसा बन जाएगा ना, और ऑरिजिन इससे कितना दूरी पे होगा, 0.5 डिस्टेंस पे। तो यही तुम्हारा 1 प्लस जी ऑफ एस प्लेन हो गया, ठीक है। समझे कैसे शिफ्ट किया, ये जो कंप्लीट चीज़ें एक यूनिट से शिफ्ट कर गया, तो इसका एक यूनिट कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये कंप्लीट यहाँ पे आ जाएगा, और ये ऑरिजिन जो है इससे कितना दूरी पे था, 0.5, तो ये 0.5 दूरी पे ऑरिजिन है, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो चीज़ है ये तुम्हारा ऑरिजिन है, 0,0 कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये ऑरिजिन नहीं है, ये 1 प्लस जी ऑफ एस का ऑरिजिन ये है, सॉरी जी ऑफ एस का ऑरिजिन ये है, और 1 प्लस जी ऑफ एस का ऑरिजिन ये है, ठीक है। ये जो चीज़ है ये इस ग्राफ का एक्चुअल ऑरिजिन नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा जो इंसर्कलमेंट जो फॉर्मूला था, इंसर्कलमेंट क्या था कि ऑरिजिन को इंसर्कल करेगा तब हम उसको 1 काउंट करेंगे कि एक इंसर्कलमेंट हुआ है। तो यहाँ पे अब इस फॉर्मूला में 1 प्लस जी ऑफ एस प्लेन में क्या चीज़ चेंज हुआ कि अब ऑरिजिन इसको इंसर्कल नहीं कर रहा है, तुम्हारा जो नाइक्विस्ट प्लॉट आएगा वो अगर इसको इंसर्कलमेंट करेगा तभी हम उसको काउंट करेंगे n इज इक्वल टू 1, और उसको इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए कि 1 प्लस जी ऑफ एस प्लेन हम कैसे बनाए। अब ये जो फॉर्मूला था ये तुम्हारा इस वाले ऑरिजिन के लिए था, समझे, जी ऑफ एस का ऑरिजिन एक्चुअल ऑरिजिन के लिए फॉर्मूला था।
तो 1+g(s) करेगा, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक में, तो ये वाला फॉर्मूला भी चेंज होगा, ठीक है। तो कैसे चेंज होगा, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो n = p - z, ये इंसर्कलमेंट का फॉर्मूला है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज क्यों, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पोल्स ही है जो स्टेबिलिटी डिफाइन करता है, ठीक है। तो और पोल्स जो है हमेशा अपोजिट देता है। कॉन्टोर हम लोग क्लॉकवाइज कंसिडर किए थे, तो उसका नाइक्विस्ट इंसर्कलमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज का फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ पे जो पोल है उसका डेफिनेशन सुनो, यही चेंज हुआ है, ठीक है। ये क्या चेंज हुआ कि ये तुम्हारा इस क्वेश्चन में था टोटल नंबर ऑफ पोल, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या आ गया, नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन OLTF नहीं होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए तुमको ऐसे करना होगा और इसका पोल और जीरो अलग अलग आएगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का पोल और जीरो अलग अलग है, ठीक है, जबकि OLTF का अलग है, तो कंफ्यूज मत करना। या फिर तो नंबर ऑफ राइट हैंड पोल ऑफ OLTF, ठीक है। ये दोनों से P का वैल्यू निकलेगा। अब देखो नाइक्विस्ट में हम लोग निकालते क्या है, हम लोग को Z निकालना होता है, ठीक है, Z का वैल्यू। ये इंसर्कलमेंट हम जब नाइक्विस्ट प्लॉट करेंगे तो इसका वैल्यू पता चल जाएगा, इसका वैल्यू क्वेश्चन से देख लेंगे और ये हमें फाइनली फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। और यहाँ ध्यान दे देना, जैसे तुम्हारा राउथ हर्विज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या बताता था कि नंबर ऑफ राइट हैंड साइड पोल्स, और अगर नंबर ऑफ राइट हैंड साइड पोल प्रेजेंट हो गया तो इसका मतलब क्या है, अनस्टेबिलिटी, ठीक है। तो नाइक्विस्ट भी तुम्हारा अनस्टेबिलिटी बताता है, ठीक है। गलत चैप्टर का नाम है कि नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी, ये बेसिकली अनस्टेबिलिटी बताता है। और जेड का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ CLTF, मतलब जेड का वैल्यू अगर 0 है तो स्टेबल है, जेड का वैल्यू तुम्हें अगर 1 आ गया इसका मतलब एक राइट हैंड पोल मौजूद है CLTF का, इसीलिए इस राइट हैंड पोल के कारण वो अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो नाइक्विस्ट तुम्हारा अनस्टेबिलिटी बताता है, ठीक है। और ये हो गया नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट अबाउट क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या है तुम्हारा, 1+g(s) का ये क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए ना कि क्रिटिकल का मैग्नीट्यूड 1 क्यों होता है, क्योंकि 1 से ही हम लोग, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है 1+GS, ये तुम्हारा CLTF के कारण होता है, ठीक है। मतलब CLTF का जो फॉर्मूला हम लोग लेक्चर 1 में डिराइव किए थे, दैट इज़ G/1+G, तो इसी 1 के कारण पूरा एस प्लेन एक मैग्नीट्यूड से शिफ्ट करके जाता है लेफ्ट साइड, समझ गए ना। इसीलिए क्रिटिकल पॉइंट जो है तुम्हारा, क्रिटिकल पॉइंट का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, ठीक ना। तो ये चीज़ हो गया। अब ये जो है नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट, ये कैसे पता चलेगा, तो क्वेश्चन में जब तुम चारों स्टेप मिला के पोलर प्लॉट बनाओगे तब तुम्हें इसका वैल्यू पता चलेगा, और क्वेश्चन में जो OLTF दिया रहेगा उससे ये वैल्यू पता चलेगा, और जेड तुम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे सब एक और बात आता है समझने का कि ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज का फॉर्मूला है, लेकिन क्वेश्चन में जो नाइक्विस्ट प्लॉट दिया रहता है वो सारा का सारा क्लॉकवाइज दिया रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे तुमको क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज का फॉर्मूला है, मतलब n का पॉजिटिव वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज के लिए होगा, तो क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, n का निगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो अगर ये तुमको क्वेश्चन में क्लॉकवाइज दिया हो तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे -n कर देना है, ठीक है। बाकी P और Z सेम ही रहेगा, ठीक है। अब बात करें पोल और जीरो का, तो जीरो का जो वैल्यू तुम निकालते हो वो कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो पोल है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है। इससे जब कैलकुलेट करोगे तो देखो डेफिनेशन पढ़ो क्या है, राइट हैंड पोल, ये पहले ही बता दिया राइट हैंड, ठीक है, मतलब ये तुम्हारा राइट में ही आएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होना कंपलसरी है, क्योंकि निगेटिव हो गया तब तो लेफ्ट साइड आ जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा, जबकि नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी एज पर डेफिनेशन क्या बताता है, इनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये जेड कभी निगेटिव आ ही नहीं सकता, अगर आ रहा है इसका मतलब तुम गलत कैलकुलेशन किए हो, मतलब तुम्हारा नाइक्विस्ट प्लॉट गलत हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे डेरिवेशन ख़त्म होता है, ठीक है। तो अब देखो फिर से मैं बता देता हूँ, ये जो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ना, ये पूरा डेरिवेशन था, ठीक है। इस डेरिवेशन का कोई यूज़ है नहीं, ठीक है। इसमें तुम्हें बस याद क्या रखना है, तुम्हें बस याद ये रखना है कि कॉन्टोर जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, और इस कॉन्टोर से जब हम इस कॉन्टोर का जब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स करते हैं तो ये एक इंसर्कलमेंट आता है जो कि ओरिजिन के इंसर्कल करता है, और पोल्स का ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है।
और इसका जब फॉर्मूला होता है तो नाइक्विस्ट प्लॉट हम लोग 1+GS प्लेन में बनाते हैं, और फॉर्मूला कुछ ये होता है जिसमें ये n तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज है और P/Z का डेफिनेशन ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज यहाँ अब जो ये चीज़ हो गया, अब ये भूल जाओ। ठीक है, ये डेरिवेशन का पार्ट था। अब नेक्स्ट चीज़ आता है नाइक्विस्ट कॉन्टूर, जो कि तुम्हें हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ। देखो, ये जो नाइक्विस्ट कॉन्टूर है ये तो मैंने डेरिवेशन करने के लिए बनाया था। ठीक है, ये सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसको इस शेप का एज्यूम कर लिया था, लेकिन क्वेश्चन में तुम्हें इस शेप का नाइक्विस्ट कॉन्टूर एज्यूम करना है। ठीक है, नाइक्विस्ट कॉन्टूर है, देखो पूरा का पूरा राइट हैंड साइड में ही एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखो, ये नाइक्विस्ट प्लॉट नहीं है, कंफ्यूज मत करना, ये नाइक्विस्ट कॉन्टूर है। ठीक है, और इस कॉन्टूर का 4 हिस्सा है। ठीक है, एक हिस्सा को बोलेंगे पोलर प्लॉट, दूसरा हिस्सा को बोलेंगे मिरर इमेज ऑफ दैट पोलर प्लॉट। ठीक है, तीसरा हिस्सा होता है जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन। ठीक है, इसको जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन बोलेंगे, और चौथा होता है इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन। ठीक है, अब ये जो जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन होता है ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, अब देखो इसका ये मतलब उतना अच्छा नहीं बना हुआ है, इसका बढ़िया वाला एक क्वेश्चन में मैंने बनाया था। हाँ, ये वाला देखो, तो नाइक्विस्ट प्लॉट का 4 रीजन हो गया। तो पहला ये देखो, ये पूरा डमी फिगर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पोलर प्लॉट हमेशा इसी एक्सिस पे आएगा, नहीं, पोलर प्लॉट तुम्हारा जो इससे पहले पढ़े हो वो तो कोई भी रैंडम फिगर हो सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे कैसे, मतलब बेसिकली टाइप और ऑर्डर देख के तुम, इसमें क्या होता है ना कि पोलर प्लॉट बहुत ही ईजी होता है, तो टाइप और ऑर्डर देख के जो जनरल पोलर प्लॉट होता है वही तुम्हें यहाँ ड्रॉ करना होता है। ठीक है, खैर वो नहीं, अभी मैं कॉन्टूर बता रहा था। तो ये पोलर प्लॉट हो गया, ये तुम्हारा मिरर इमेज हो गया। इम्पॉर्टेंट तुम्हारा जीरो और इनफाइनाइट है। ठीक है, जीरो और इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड। ठीक है, जब पोलर प्लॉट करते हो तो जब मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट से इनफाइनाइट वेरी कर रहा है, इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन। ठीक है, नहीं, ये तुम्हारे इनफाइनाइट, सॉरी ये नहीं देखना है, तुम्हें ये देखना है, तुम यहाँ पे जो सप्लाई कर रहे हो वो तुम्हारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 0 to 0 फ्रीक्वेंसी सप्लाई कर रहे हैं, और आउटपुट में हमारा इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट वेरी कर रहा है, तो हमें इसको देखना है। हमने 0 से 0 तक सप्लाई किया तो इसको बोलेंगे जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन। ठीक है, तो काउंटूर में जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन हमारा यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो अगर पोलर प्लॉट आएगा तो हम लोग क्या पढ़े थे कि यहाँ देखो, ये पहली बात, ये पोल है, तो पोल का मतलब क्या हुआ कि पोल काउंटूर का अपोजिट डायरेक्शन में पोलर प्लॉट करता है, सॉरी नाइक्विस्ट प्लॉट बनाता है। ठीक, तो जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन देखो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन का जो पोलर प्लॉट होगा, जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन का जो इंसर्कलमेंट होगा वो इसका अपोजिट होगा, मतलब क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, इसीलिए जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन का देखो, ये जो ग्राफ जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आया वो क्लॉकवाइज है। ठीक है, फिर आता है इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी। इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे काउंटूर क्या है, क्लॉकवाइज, मतलब इसका इंसर्कलमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अपोजिट होता है। ठीक है, अब देखो ये जो काउंटूर है, काउंटूर हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ पे कि हमेशा क्लॉकवाइज लेते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो कुछ इस शेप का काउंटूर है ये क्लॉकवाइज लिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऑरिजिन ये है, और ये जो जीरो फ्रीक्वेंसी है ये किस प्रकार में काउंटूर बना रहा है, तो ये इनसर्कल कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये क्लॉकवाइज है, लेकिन ये जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऊपर जाते हुए तो इसको कंप्लीट सर्कल बनाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक ना, इसीलिए तुम्हारा जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन का काउंटूर एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये जो चीज़ है जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन का एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, इसीलिए जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन का जो इंसर्कलमेंट आता है वो क्लॉकवाइज आता है। ठीक है, और काउंटूर हमने क्या बताया कि काउंटूर जो लिया जाता है वो हमेशा कभी चेंज नहीं किया जाता है, मतलब ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा और इसका इंसर्कलमेंट हमेशा क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान एक और चीज़ देना कि जो इंसर्कलमेंट का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था ये वाला, ये भी यहाँ पे n क्या होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे -n लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही चीज़ लिए हैं, ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज के लिए फॉर्मूला है, तो n को हम लोग यहाँ पे -n कर दिए हैं। ठीक है।